हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास साइंस का 16 चैप्टर पढ़ा था। आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवर्म्स। किस प्रकार का कूड़ा होता है जो खाद में परिवर्तित नहीं होता केंचुओं के द्वारा, वो बताना है। तो आंसर देखिए, non-biodegradable waste like pieces of synthetic clothes, polythene bags, broken glass, aluminum wrappers, nails and broken toys cannot be converted into compost by the redworms। जो प्राकृतिक रूप से सड़नशील नहीं होते हैं, जैसे सिंथेटिक कपड़े हो गए, पॉलीथीन के बैग हो गए, टूटे हुए गिलास हो गए, एल्यूमिनियम का जो कागज़ आता है वो, नेल्स हो गया, या फिर टूटे हुए खिलौने हो गए, जो प्राकृतिक रूप से उसमें खाद में नहीं बदल सकते हैं केंचुओं के द्वारा, वो ये चीज़ें हैं। ये इस प्रकार का जो कूड़ा होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। दूसरा पार्ट देखिए, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेडवर्म्स इन योर पिट। क्या आपने अपने गड्ढे में केंचुओं के अलावा और भी कोई प्रजाति देखी। इफ़ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रा पिक्चर ऑफ दीज। यदि हाँ तो उनके नाम बताइए और उनकी पिक्चर ड्रॉ कीजिए, उनके चित्र बनाइए। तो इसका आंसर देखिए, बिसाइड्स रेडवर्म्स देयर आर स्पाइडर, स्मॉल बग्स, फ्लाइज, मड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट एट्सेट्रा। वहाँ पर केंचुओं के अलावा जैसे स्पाइडर होते हैं, मकड़ियाँ, स्मॉल बैग्स, फ्लाइज, मक्खियाँ हो गई, मड्स हो गए, और छोटे मोटे और भी इंसेक्ट, कीड़े कीट पतंगे होते हैं जो वहाँ पर पनपने लगते हैं। कैन बी सीन इन द पिट, जो गड्ढे में देखे जाते हैं। जो गड्ढा वो कूड़ा दबाने के लिए खोदा गया था, उसके बारे में बात हो रही है। कंपोस्ट इज ऑल्सो रिच ऑफ माइक्रोब्स विच कांट बी सीन विद एन एडिड आई। कुछ ये जो कंपोस्ट होता है, जो खाद होता है, वो रिच ऑफ माइक्रोब्स, मतलब उसके अंदर और भी छोटी मोटी सजीव प्रजातियाँ मिलती हैं, विच कांट बी सीन विद अनएडिड आई, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये देखिए, इनके कुछ पिक्चर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्कस इन गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। ये कह रहा है कि जो कूड़े का डिस्पोजल होता है, जो कूड़े का निपटान होता है, क्या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका उत्तरदायित्व तो केवल सरकार का होता है। तो इसका आंसर देखिए, गार्बेज डिस्पोजल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। जो कूड़ा निपटान होता है उसका उत्तरदायित्व प्रत्येक प्राणी का होता है जो शहर में रहता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू जनरेट सो मच गार्बेज द सेपरेटिंग डिजीज विल इंक्रीज एट लार्ज स्केल। अगर हम ऐसे ही कूड़े को जनरेट करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा फैलाते रहेंगे, तो फिर एक दिन जो बीमारियां हैं वो बड़े पैमाने पर फैलने लगेंगी। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, पॉलीबैग्स ऑल्सो ऐड हार्मफुल फैक्टर्स टू एनवायरनमेंट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया या फिर पॉलीथीन बैग्स हो गए, ये और भी हानिकारक जो फैक्टर होते हैं वो उसके अंदर वातावरण के अंदर ऐड कर देता है। वी मस्ट एंश्योर वेज टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज। हमें कूड़े को कम से कम पैदा करने के तरीकों का पता लगाना चाहिए। वेर एवर पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके, वी मस्ट यूज़ रिसाइकलेबल मटेरियल इन आवर डेली यूज। हमें अपने दिनचर्या के कामों के लिए, यूज के लिए जो रिसाइकलेबल जो वस्तुएं हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जिनको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, इज़ इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। क्या यह संभव है कि जो कूड़े के निपटारे से संबंधित समस्याएं हैं उनको सोल्व किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर, यस इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज टू ए लार्ज एक्सटेंट। ये कह रहा है कि काफ़ी हद तक ऐसा संभव हो सकता है कि जो कूड़े के निपटारे से संबंधित प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। वी शुड यूज़ दोज मटेरियल्स विच आर रिसाइकलेबल। हमें वो वस्तुएं यूज करनी चाहिए जो रिसाइकलेबल हों, जिनको बार बार यूज किया जा सके। एंड अवॉइड और रिड्यूस द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स।
और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वस्तुएं होती हैं उनको या तो बिल्कुल कम यूज़ करना चाहिए या फिर इग्नोर कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए, जैसे प्लास्टिक वगैरह से बनी वस्तुएं। व्हील थ्रोइंग आउट गार्बेज इन ट्रश कैन, वी शुड सेपरेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड थ्रो दैम इन सेपरेट बिन्स। ये कह रहा है कि जो कैन होते हैं, जो डस्टबिन वगैरह होते हैं, उनमें कूड़ा फेंकने से पहले हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार के जो कूड़े होते हैं उनको अलग अलग कर देना चाहिए और उनको अलग अलग डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। आपके घर पर बचे हुए खाने के साथ आप क्या करते हैं? तो इसका आंसर देखिए, वी यूज़ टू फीड एनिमल्स विद लेफ्ट ओवर फूड। जो बचा हुआ खाना होता है उसे हम पशुओं को खिलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रोमिंग ऑन द रोड और इन स्ट्रीट, रोमिंग का मतलब है जो घूम रहे होते हैं जो जानवर गली में या सड़क पर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड्स आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन ए प्लास्टिक प्लेट और ए बनाना लीफ प्लेटर एट ए पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। अगर आपको और आपके दोस्तों को खाने के लिए दो ऑप्शन दिए जाएं कि या तो आपको प्लास्टिक की प्लेट में खाना मिलेगा या फिर जो केले के पेड़ का जो पत्ता होता है बड़ा सा उसकी प्लेट बनाकर वो दिया जाए, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, कौन सा उनमें से पसंद करेंगे? तो आंसर देखिए, बनाना लीफ इज़ ए बेटर चॉइस। जो केले का पत्ता है वो काफ़ी अच्छी चॉइस है। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी डिस्पोज्ड ईजीली। यह बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब यह प्राकृतिक रूप से सड़नशील होता है और ये इसका निपटारा अच्छे से आसानी से हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, ईटिंग इन प्लास्टिक प्लेट इज़ नॉट गुड एज प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरी तरफ जो प्लास्टिक प्लेट होती है उसके अंदर खाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वो है वह स्वघटित नहीं होता। इट विल नॉट डिस्पोज ऑफ इजीली, और उसका निपटारा भी अच्छे से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कलेक्ट पीसीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड। मोस्ट आंसर देखिए इसका, मोस्ट ऑफ द पेपर अवेलेबल इन मार्केट आर रिसाइकलेबल। जो बाज़ार में जो लगभग जितने प्रकार के कागज़ होते हैं वो लगभग रिसाइकलेबल होते हैं। न्यूज़पेपर, नोटबुक, मैगजीन, पेपर शीट, एनवेलोप्स एट्सेट्रा। जैसे अखबार हो गए, कॉपियाँ हो गई, मैगजीन हो गई, पेपर शीट हो गई या फिर कोई लिफाफे हो गए, ये सब रिसाइकलेबल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, विद द हेल्प ऑफ ए लेंस लुक एट द पीस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फॉर द अबव क्वेश्चन। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड ए न्यू शीट ऑफ पेपर। ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ए लेंस लुक एट द पीस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। जो ऊपर वाले क्वेश्चन से जो आपने टुकड़े कागज़ के टुकड़े जो इकट्ठा किए हैं उन्हें आप एक लेंस की हेल्प से देखिए। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द मटेरियल ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एंड ए न्यू शीट ऑफ पेपर। क्या आपको जो अगर आपको दो पेपर दिए गए हों, एक रिसाइकल्ड मतलब दोबारा यूज़ किया गया हो और एक बिल्कुल नया हो, तो उनको क्या उनमें आपको कोई डिफरेंस पता चलेगा? तो आंसर देखिए, द डिफरेंस बिटवीन न्यू शीट एंड रिसाइकल पेपर इज़ क्वाइट क्लियर। जो नई शीट होती है पेपर की और फिर या फिर जो दूसरी रिसाइकल हुई हो, जो मतलब पहले यूज़ हुई हो और फिर उसको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ करने के लिए लाया गया हो, उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। यूजुअली हैंडमेड रिसाइकल्ड पेपर इज़ ऑफ रफ क्वालिटी। जो घर पर बनाए गए रिसाइकल्ड पेपर होते हैं वो लगभग रफ क्वालिटी के होते हैं, ब्लैक कलर के जो पेजों के होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, अलग अलग प्रकार के जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनको इकट्ठा कीजिए। व्हाट वाज द पर्पज फॉर विच इज वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन ग्रुप। व्हाट वाज द पर्पज फॉर विच ईच वन वाज यूज्ड। उनमें से जो जिस चीज़ के लिए यूज किया गया था उसका उद्देश्य क्या था, अपने ग्रुप में चर्चा कीजिए। तो आंसर देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड कॉमनली आर। एक तो ये कार्डबोर्ड यूज्ड एज शो बल्ब एंड अदर बॉक्सेस। जो कार्डबोर्ड होता है वो शो के लिए यूज होता है,
सोप के लिए, बल्ब के लिए और अदर डिब्बों के लिए जो बॉक्सेज होते हैं। प्लास्टिक बैग जो होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टॉयज कवर, जो टॉय खिलौने के ऊपर जो कवर लगाए जाते हैं। साड़ीज बैग्स, जो साड़ियों के लिए जो बैग बनाए जाते हैं। शॉपिंग बैग्स बनाए जाते हैं, एट्सेट्रा। वुडन बॉक्सेस किस लिए यूज़ होते हैं? फ्रूट बास्केट्स, जो फलों के लिए जो टोकरियाँ बनाई जाती हैं। एंड बॉक्सेस फॉर हार्डवेयर, जो कुछ कठोर वस्तु रखने के लिए जो बॉक्स बनाए जाते हैं। जूट बैग का इस्तेमाल किया जाता है स्कूल बैग बनाने के लिए, शॉपिंग बैग्स बनाने के लिए, वेजिटेबल बैग बनाने के लिए। इसका पार्ट नंबर 2 देखिए। गिव एन एग्जाम्पल इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। कुछ उदाहरण दीजिए जिनमें जो पैकेजिंग है उसको कम किया जा सकता है। बाय रीयूजिंग द पैकेजिंग मटेरियल, जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनको दोबारा यूज करके। वी कैन रिड्यूस पैकेजिंग मटेरियल, जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनके यूज को कम किया जा सकता है। सी देखिए इसका सी पार्ट। राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। एक कहानी लिखिए कि किस प्रकार पैकेजिंग मतलब वस्तु को काफ़ी सारी वस्तु को पैक किया जाता है, उसकी वजह से कूड़े की मात्रा कैसे बढ़ जाती है, उसके बारे में स्टोरी लिखनी है। तो देखिए, द बेसिक पर्पज ऑफ पैकेजिंग इज़ टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम टेम्परिंग एंड टू मेंटेनिंग इट्स फ्रेशनेस। जो किसी भी चीज़ को पैक करने का जो उद्देश्य होता है वो यह होता है कि वस्तु को बाहर के टेम्परेचर से और कोई अलग चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके और उसकी जो फ्रेशनेस होती है उसको बनाए रखा जा सके। हाउएवर मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल इज़ यूज्ड टू ब्यूटिफाई द बॉक्सेज एंड मेक देम लुक अट्रैक्टिव ऑन द स्लेव्स। ये कह रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तुएं होती हैं वो उसको सुंदर दिखाने के लिए पैक की जाती हैं और ताकि वो थोड़ा आकर्षित लग सके। Unfortunately, a large volume of packaging material goes waste and is thrown into dustbin. दुर्भाग्य से क्या होता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और उनको फिर डस्टबिनों में फेंका जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन मोस्ट ऑफ द प्लेस द डस्टबिन आर फुल ऑफ चिप्स एंड बिस्किट रैपर्स। लगभग हर जगह पर जो डस्टबिन होते हैं वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं या फिर बिस्किट के जो ऊपर के जो कागज़ होते हैं उनसे फुल होते हैं। इट अननेसेसरली इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज, और यह है इससे जो कूड़े का अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ता जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू अननेसेसरी पैकेजिंग। इससे क्या होता है, अननेसेसरी पैकिंग की वजह से जो उस वस्तु की जो कीमत है वो भी बढ़ जाती है। वी शुड सीरियसली कंसिडर हाउ टू रिड्यूस अननेसेसरी पैकेजिंग। हमें ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार जो अनवांटेड जो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है उसको कम कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र? वाई? क्या आप सोचते हैं कि जो खाद होती है उसको यूज़ किया जाना चाहिए जो रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं उनकी जगह पर? क्यों? तो आंसर देखिए, नो डाउट कंपोस्ट इज़ बेटर टू यूज़ दैन केमिकल फर्टिलाइज़र ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो खाद होती है, जो कंपोस्ट होती है, वो जो रासायनिक फर्टिलाइज़र होते हैं उनसे अच्छी होती है। इसके कारण भी हैं, ये देखिए। कंपोस्ट इज़ मच ईजियर टू प्रिपेयर। जो खाद होती है उसको तैयार करना बहुत ही आसान होता है। कंपोस्ट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेयर्स फर्टिलाइज़र कैन हार्म आवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। जो खाद होती है, जो कंपोस्ट होती है, वो वातावरण की काफ़ी अच्छी दोस्त होती है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को और वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। फर्टिलाइज़र्स। कंपोस्ट डज नॉट पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। जो कंपोस्ट होता है उससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। कंपोस्ट डिकम्पोजेज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू नेचुरल सॉइल। जो कंपोस्ट होता है वो जो बायोडिग्रेडेबल जो पदार्थ होते हैं उनको प्राकृतिक मिट्टी में चेंज कर देता है। इट कंजर्व्स आवर एनवायरनमेंट, और यह हमारे एनवायरनमेंट को स्वस्थ बनाए रखता है।
तो ये 6 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में जो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं ये कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।